Hello, my dear student. In this class, I am going to describe about the industrial and foreign condition on the eve of independence. जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के गए, जो हमें खाली कटोरा देके गए थे, एट दैट टाइम व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. क्योंकि हमने एग्रीकल्चर कंडीशन के बारे में तो पढ़ लिया कि दे आर फुल्ली एक्सप्लॉइटेड अवर एग्रीकल्चर सेक्टर. दे ओनली मेक द मार्केट फॉर देयर final goods and they want to raw materials from our agriculture sector. So they exploit their exploitative policy, then exploitative any conditions or rules or regulations that fully destroyed our agriculture. But because our economy, हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी. जब एग्रीकल्चर हमारा जो पूरी तरह एक्सप्लॉइट हुआ, जाहिर सी बात है उसका जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है वो इंडस्ट्री पर भी और फॉरेन ट्रेड पर भी पड़ेगा. उस समय हम फॉरेन ट्रेड पर बिल्कुल टॉप मोस्ट कंट्री में थे. हमारी फाइन क्लॉथिंग थी, हमारा फाइन हैंडीक्राफ्ट वर्क था, हमारा जो मसाले थे बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी के था. तो बट ब्रिटिशर्स पॉलिसी से हमारी पूरी हर एक चीज़ को उन्होंने डिस्ट्रॉय करते चले गए, जिसका इफेक्ट इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड पर पड़ा. जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे, जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हमें जानना ये जरूरी है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी. उन सब प्रॉब्लम की हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. राइट, 1 सेकेंड. यस नाउ, तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसका बेसिक फीचर्स क्या था, इंडस्ट्रियल की कंडीशन थी, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट. नंबर 1, एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था बिफोर ब्रिटिशर्स के आने से पहले. हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, हम जो है मशीनमेंट नहीं करते थे. हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से डिपेंड था किस पर, हैंडीक्राफ्ट्स पर. और सोचो, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट था वो फाइन क्रॉस का था, एकदम फाइन था, A1 क्वालिटी था. ब्रिटिश के जो पूरे वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन थे या फिर जो एम्परर्स थे, राजा महाराज थे, वो सब इंडियन के क्लॉथ इंडस्ट्री के सॉरी इंडिया के जो है टेक्सटाइल को ही वियर करते थे. ठीक, लेकिन बाद में इन्होंने जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि वर्ल्ड में जो है इंडियन क्लॉथ्स की, इंडियन ऑर्नामेंट्स की एंड इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड कम किया जाए, उस पर वर्क करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पॉलिसी बनाया ताकि ब्रिटिशर्स अपने प्रोडक्ट को फॉरेन के साथ साथ इंडिया में बेच सके. मतलब इंडिया के प्रोडक्ट को इंडिया की मार्केट में भी खत्म कर दिया. तो उसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉलिसी बनाई, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी. बट उससे पहले उन्होंने क्या किया, पीरियड ब्रिटिश रूल, वी आर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे. हमारा जो मेजर सोर्स था वो एग्रीकल्चर था, लेकिन इसके बावजूद, एग्रीकल्चर होने के बावजूद भी हम जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी आगे थे. भले ही हम हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे, बट हमारा मेटालिक वर्क, हमारा प्रीसियस स्टोन वर्क, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल्स, हमारे जो मसाले हैं, हमारे जो क्रॉप्स है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता था और उसकी डिमांड भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा था. तो हमारे जो गुड्स थे एंजॉयड अ ग्लोबल मार्केट, पूरे ग्लोबल में, पूरे ऑल ओवर मार्केट में हम जो है एक्सपोर्ट करते थे. हम बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे थे. बट जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने इन सब चीज़ों को ख़त्म किया. एट फर्स्ट ही डिस्ट्रॉयड आवर हैंडीक्राफ्ट, दैट इज नोन एज डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन था बेसिकली लोग अपने घरों में करते थे, लोग अपने घरों के राजा थे. दे प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस गुड्स इन स्मॉल स्केल in their houses, so that is known as small scale industry as a handicraft industry. But Britishes ने इसकी पूरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया and we lost our reputation और our excellence and our quality. By they used to exploit the Indian industry, they used some discriminatory tariff policy. उन्होंने कुछ पॉलिसी इस तरह से बनाया डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब ताकि इंडिया की गुड्स की डिमांड वर्ल्ड में कम हो जाए. उन्होंने क्या किया, नंबर 1, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. उन्होंने क्या किया, क्योंकि पूरी इंडियन इकोनॉमी पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गुड्स था, गुड्स और सर्विसेज था, उनका जो इंपोर्ट था वो फ्री ड्यूटी कर दिया.
और वो जो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे उन पर भी ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब टैक्स नहीं लगता था। ब्रिटिश से चाहे कुछ लेकर आए, ब्रिटिश से चाहे कुछ लेकर जाए, उस पर टैक्स नहीं लगता था। बट हैवी ड्यूटी ऑन प्लेस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। बट जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनते थे जो हाथों में, जब वो एक्सपोर्ट होते थे उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ऊपर से इंडिया को अगर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी तो बाहर से जो आता था उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। तो ऐसे में खुद सोचो, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, जो हम बेचने जाएंगे हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होगा, तो ऐसे में हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसे में वर्ल्ड में जो दूसरे प्रोडक्ट्स थे, जो मशीन मेड गुड्स था, उनके कंपेरिजन में हमारा जो प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया। और नॉर्मली कंज्यूमर क्या चाहता है? सस्ते में अच्छा। तो मशीन मेड गुड्स के सामने और सस्ते सामने हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे डिमांडलेस होता चला गया। ऐसे में जब सामान बिकेगा नहीं तो लोग प्रोड्यूस क्या करेंगे? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म होने लगी। लोग हैंडीक्राफ्ट के काम छोड़ के एग्रीकल्चर में जाने लग गए, या फिर ब्रिटिशर्स की कंपनी में लगते चले गए, या फिर कुछ लोग छोड़ के आज फॉरेन में जाके बच गए, जो आज फॉरेन के बहुत बड़े अच्छे जो है बिजनेसमैन कहे जाते। इसके अलावा लो प्राइस मशीन मेड गुड्स, हम हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से बनाए जाते थे, बट ब्रिटिशर्स गुड्स थे। यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था, वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी थी, मशीनों में सामान बनाया जाता था। तो मशीन मेड गुड्स की जो कॉस्ट थी वो हैंडीक्राफ्ट कॉस्ट के कंपेरिजन में कम थी, तो उनका प्राइस कम होता था और हमारा प्राइस थोड़ा ज़्यादा था। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, समय के साथ साथ लोगों का टेस्ट बदलता चला गया, लोगों की प्रेफरेंस बताती चली गई। लेकिन इंडिया की मार्केट ने उस चीज़ को अचीव नहीं कर, उसको देख नहीं पाए कि फॉरेन का टेस्ट और कल्चर वगैरह सब बदल रहा है। तो ऐसे में हम पिछड़ते चले गए एंड फॉल इन इंकरेजमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को इंक्रेजमेंट किया ही नहीं, उन्होंने तो डिक्रीज किया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हमारे बर्बाद किया, उन्होंने कभी इंक्रेजमेंट किया ही नहीं। तो ऐसे में धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पूरी तरीके से होपलेस हो गई एंड लास्ट में जाके ये बर्बाद हो गई, बंद हो गई। नेक्स्ट इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न। जाहिर सी बात है हम पूरी तरह से डिपेंड थे किस पर? हैंडीक्राफ्ट्स पे। अब हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, लोग अपने घरों के राजा थे वो रंक बन के चले गए। लेकिन अब कहते हैं एक चीज अगर खत्म होता है उसकी जगह कुछ नया आता है, लेकिन इंडिया के इंडस्ट्री के में मामले में ऐसा नहीं हुआ। यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था और हम उसके कॉलोनियल थे, बट ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्री था, उसका डेवलपमेंट ना के बराबर किया। उन्होंने वहीं पर अपना इंडस्ट्री लगाया जहां से रॉ मटेरियल अपने कंट्री में लेके नहीं जा सकते थे। तो ऐसे में 2-4 गिने चुने उन्होंने कंट्री का डेवलपमेंट किया, 2-4 गिने चुने इंडस्ट्री का पर हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया। इसके अलावा बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स नोन एज ब्लीक ग्रोथ। हमारे यहाँ पर उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया ही नहीं। अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री शो ओनली अ ब्लीक ग्रोथ। दैट मीन्स देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो डेवलपमेंट, देयर इज नो एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इन आवर इकोनॉमी, इन आवर कंट्री। बट देयर आर सम emergence, there is some establishment like cotton mills are set up in mainly महाराष्ट्र एंड गुजरात, कुछ कॉटन मिल्स लगाए गए। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड इन बंगाल। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को वर्क इनकॉर्पोरेटेड 1907, टाटा कंपनी लगाई जो कि प्राइवेट कंपनी थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड सीमेंट पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज आल्सो स्टार्टेड कमिंग अप। धीरे धीरे कुछ इंडस्ट्री लगने लगी थी, लेकिन हमारी कंट्री के हिसाब से ये सब ऐसा था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, जिसको बोलते हैं, एक मुहावरा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे इंडिया पे थी, ये तो सब मेन था कि हमारे कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके पीछे कुछ और प्रॉब्लम थे जिससे हमारी इंडस्ट्री खराब हो गई। नंबर वन फीचर कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से इंडिया को कंट्री ना मान के एज ए मार्केट बना। उनका मार्केट था दो तरीका, दे वांट रॉ मटेरियल फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, दे वांट अ मार्केट टू सेल देयर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो उन्होंने हमारी कंट्री को कंट्री माना ही नहीं, दे वांट अ मार्केट एंड इंडिया वाज द ग्रेट मार्केट फॉर द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, और जो डेवलपमेंट हुआ भी दैट इज रेलवेज, पावर एंड पोस्ट, वो डेवलपमेंट हुआ फॉर द हेल्प ऑफ ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिश हमारी कंट्री में रूल कर सके, ब्रिटिश हमारी कंट्री में बढ़िया से डेवलपमेंट कर सके, बढ़िया से ट्रेड कर सके, इसके लिए उन्होंने थोड़ा बहुत जो है जो डेवलपमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपने लिए किया, इंडिया के लिए नहीं किया।
लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, हमारे कंट्री में कैपिटल गुड्स यानी कि जो हाई स्केल है, लार्ज स्केल कैपिटल इंडस्ट्री था उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर मशीनों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्लो डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न इंडस्ट्री का वो तो स्लो था, यानी कि अभी अपने पढ़ा है ब्लीक डेवलपमेंट, यानी कि ना के बराबर। उन्होंने वही डेवलपमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर लगाया जो रॉ मटेरियल वहां नहीं जा सकता था या नुकसान होता था ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल जूट इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री। लॉब्स्टिक ग्रोथ, मतलब हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ हुआ वो नो प्रायोरिटी गिवन टू द डेवलपिंग हैवी एंड बेसिक। हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ वो ऐसा नहीं था कंट्री की डेवलपमेंट करना है इसलिए हम डेवलप, नहीं, वो मजबूरी में गया। ऐसे में जिस चीज़ का एक्चुअल डेवलप होना चाहिए था, जैसे हैवी इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, आयरन स्टील इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं लगाया गया और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट इज इम्बैलेंस बूम। इंडियन इकोनॉमी बस एक्सपीरियंस एंड इम्बैलेंस बूम, दैट मीन्स बूम का मतलब होता है शो आर रैपिड ग्रोथ। हमारे इंडिया में जो है ग्रोथ हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन जो ग्रोथ हुआ वो इम्बैलेंस हुआ, मतलब इट्स ग्रोथ एज अ फेवर ऑफ ब्रिटिश। यहां पर जो ग्रोथ हुआ वो ब्रिटिशर्स के फेवर में हुआ। जो कुछ भी हुआ उन्होंने रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से फॉरेन को भेजा, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो कि कंट्री के लिए नेगेटिव होता है, इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स जो कि कंट्री के लिए नेगेटिव हुआ। ऐसा नहीं था जब हमारा इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। जिस चीज़ का इसी कंट्री को इंपोर्ट करना चाहिए था उसका एक्सपोर्ट हो रहा था, और जिसका एक्सपोर्ट करना चाहिए था उसका इंपोर्ट हो रहा था। ऐसे में हमारी इंडस्ट्री नेगेटिव बन गई। नेक्स्ट वन इज लो एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री। हमारी पूरी इकोनॉमी के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे डिपेंड थे। अब ये दोनों पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रखा था, न्यू इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे दे गॉट अनएम्प्लॉयड। हमारे इंडिया के लोग अनएम्प्लॉयड होते चले गए, पूरी तरीके से बर्बाद होते चले गए। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी कंट्री का आज फॉरेन ट्रेड कैसा होगा, बिकॉज ऑफ हमारी एग्रीकल्चर। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का था, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का था। ये दोनों ही एक्सप्लॉइट हो गए। द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, द फॉरेन सेक्टर विल आल्सो एक्सप्लॉइटेड। एक टाइम पे हम कहते थे द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन। वर्ल्ड के जो बुलियन थे यानी कि वर्ल्ड के जो ट्रेडर्स थे वो बेसिकली इंडिया के थे। And we are known as the exporter of finished goods such as the fine cotton, fine silk, textile, iron, wooden goods, ivory goods, precious stones. ओके हम सब इन सब चीज़ों के एक्सपोर्टर थे। पूरे वर्ल्ड में हाई डिमांड थी हमारे गुड्स की, हमारे सर्विस बेसिकली हमारे मसालों की, हमारे फाइन क्लॉथ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इस पूरी जो हमारी जो प्रीसियस नेम था, हमारा जो ग्रुपिंग था, हमारा जो रेपुटेशन था, उसको बदल के रख दिया। नाउ दे कन्वर्ट आवर इकोनॉमी एज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जहां पर एक्सपोर्ट करते थे फाइन क्लॉथ ऑफ फिनिश गुड्स का, अब हम जो है फिनिश गुड्स का क्या बन गए, इंपोर्टर बन गए। और हमारा जो रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट होकर कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन में। During the British rule, exports and imports of the country comes under monopoly control of British। पूरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया और जाहिर सी बात ब्रिटिशर्स हर चीज़ को करते थे वो अपने फायदे के लिए करते थे, इंडिया पर तो उनका ध्यान था ही नहीं। सरप्लस ट्रेड, हमारा जो ट्रेड था सरप्लस था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट था, वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपोर्ट था वो कैसा था, नेगेटिव था। जिस चीज़ का एक्सपोर्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, उसका उल्टा चल रहा था मामला। यानी कि जो नदी बह रही थी वो उल्टी नदी बह रही थी। दिस सरप्लस वाज ओइंग लार्जली द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो रॉ मटेरियल का हो रहा था, प्राइमरी गुड्स का हो रहा था, जो किसी भी कंट्री का बेसिक सोर्स होता है डेवलपमेंट का। तो वो सब कहाँ जा रहा था, वेरी चीप रेट पे ब्रिटेन जा रहा था। ब्रिटेन जाके वो कन्वर्ट हो रहा था फाइनल गुड्स में, वो इंडिया में आके बेचा जा रहा था। दिस वर द लॉस फॉर द इंडियन इकोनॉमी। दिस आर द बेसिक फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने ये देखा है कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी के इंडस्ट्री को और फॉरेन ट्रेड को बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा था। अगर आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नेक्स्ट पार्ट चाहिए, इसके अलावा और भी छोटे छोटे वीडियो चाहिए तो लगातार बने रहेगा मेरे चैनल के साथ द इकोनॉमिक्स गुरु। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत छोड़िए। और हाँ, अगर सोशल मीडिया में एक्टिवेट देन फॉलो मी। थैंक यू एंड बाय।